वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस अब्रॉड 2024। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जॉर्जिया, बहुत सारी कंट्री आपके पास अवेलेबल है। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस कि मैं तो आपको बता रही हूँ ये सारी कंट्री के बारे में, लेकिन आपके माइंड में भी कोई ना कोई कंट्री चल रही होगी, तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनएमसी की गाइडलाइंस, क्योंकि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड को चूज कर रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है वो तभी वैलिड होगी जब आप एनएमसी की गाइडलाइंस के रूल्स को फॉलो करेंगे। विल टॉक अबाउट योर कंट्री ऑप्शंस। कंट्री ऑप्शंस में हम बात करेंगे बजट, लिविंग कंडीशन, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, कोर्स ड्यूरेशन। हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनएमसी की गाइडलाइंस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं आपको जो भी कंट्री इस वीडियो में सजेस्ट करूँगी, वो यूनिवर्सिटी हो या वो कंट्री हो, वो सारी एनएमसी के रूल्स को फॉलो कर रही होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रूल्स की, तो फर्स्ट रूल्स ये कहती है कि जो आपका एमबीबीएस का कोर्स ड्यूरेशन है वो आपका 54 मंथ्स का होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। 54 मंथ्स का मतलब क्या? तो 54 मंथ्स का मतलब ये होता है कि आपका 4.5 ईयर्स आपकी एमबीबीएस प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, आप जहां से 4.5 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं वहीं से आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप भी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे जो टोटल होता है वो आपका होता है 5.5 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको 5.5 ईयर्स का जो आपका है वो कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड रूल्स ये कहती है कि अगर आपका जो भी आपका एमबीबीएस का कोर्स है वो आपका फुल्ली इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। मतलब आपका जो 5.5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है उसमें आपके जो लैंग्वेज होने चाहिए वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, बाइलिंगुअल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बाइलिंगुअल होगा तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। तो इसीलिए आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो बाइलिंगुअल नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ थर्ड रूल की, तो थर्ड रूल ये कहती है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो WHO अप्रूव्ड होनी चाहिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब आप ये कैसे चेक करोगे कि जो आपकी यूनिवर्सिटी जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है? तो ये आपको कैसे चेक करना है? तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पे कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव्ड है या नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट गूगल पे जाकर, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं जो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो WHO अप्रूव्ड है या नहीं है। इसके साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका फोर्थ रूल्स ये कहती है एनएमसी की गाइडलाइंस के अनुसार कि आप जिस भी कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं उस कंट्री का एज अ डॉक्टर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब डॉक्टर होने का लाइसेंस कहाँ से मिलेगा आपको? तो आपको उस कंट्री में एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब आपको एज अ उस कंट्री का लाइसेंस मिलता है। उस कंट्री में आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है। तो मोस्टली देखिए, और आपको मैं ऐसी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूँगी ना जहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री को चूज़ करते हैं ना तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ईजी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है आपका मिनिमम एज जो है वो आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम एज आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम की अब कोई लिमिट नहीं है, तो मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% होना चाहिए। मिनिमम जो है वो आपका 50% होना चाहिए। एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो और विदाउट नीट आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर लो।
आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप जब भी एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ कर रहे हो, आप हमेशा नीट क्वालिफाई करके जाइए। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी सिंपल है और बहुत ही ईजी है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड आता है एमबीबीएस इन रशिया। मैंने कंट्री की बात की थी, तो अभी सबसे पहले नंबर पे आता है एमबीबीएस इन रशिया। तो एमबीबीएस इन रशिया की अगर मैं बात करूँ तो रशिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। मेरे फादर के एज के जो डॉक्टर्स हैं वो अभी इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने अपनी एमबीबीएस जो है वो अब्रॉड से कंप्लीट की है, रशिया से। तो रशिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू गो हियर। तो रशिया अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए और ये बहुत ही आपके लिए मतलब आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप रशिया चूज़ कर रहे हो तो। अब हम यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो रशिया का जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है वो आपका 6 ईयर का है। लेकिन मेनली जो मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं वो ये आते हैं कि मैम जो हमारा 6 ईयर में है उसमें क्या हमारी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड रहेगी? तो यस, आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड रहेगी। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी यूनिवर्सिटी रशिया की मैं आपको सजेस्ट करूँगी, या फिर अगर आप रशिया चूज़ कर रहे हो तो रशिया की जो एनएमसी की गाइडलाइंस है वो ये सारे रूल्स को फुलफिल करेगी। तो जो आपका एमबीबीएस का कोर्स है 6 ईयर का, उसमें आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होगी। ये आप माइंड कर लो कि आपका एमबीबीएस के साथ साथ आप 6 ईयर में इंटर्नशिप भी कंप्लीट करोगे एंड वहाँ से कंप्लीट करने के बाद आपको एग्ज़ाम क्लियर करके लाइसेंस लेना होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि लाइसेंस, क्या आपको रशिया लाइसेंस देगी? तो यस, रशिया आपको लाइसेंस देगी, बट आपको उसके लिए एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो कि आपका एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद वो एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम में होता एक्चुअल में क्या है कि जो आपने अपना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से लेकर 6 ईयर तक की पढ़ाई कर ली है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है आपके लिए और बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शंस है। प्लस में अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पे बाइलिंगुअल की, तो देखो जो अभी रशिया में आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा उसके साथ साथ जो आपकी 6 ईयर में क्या आपको रशियन में पढ़नी पड़ेगी या आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, यानी बाइलिंगुअल में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो भी आपका 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है ना, उसमें आपको फुल्ली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाई जाएगी। यहाँ पे आपके बुक, आपके लेक्चर्स, आपके एग्ज़ाम्स ये सब इंग्लिश में होंगे। बट यहाँ पे क्या है कि आपको जो आप फर्स्ट ईयर में जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज की कोर्स भी करवाई जाती है, जो कि वहाँ का लैंग्वेज है रशियन। तो लैंग्वेज की कोर्स आपको इसलिए करवाई जाती है क्योंकि आप जब जाते हैं वहाँ पे, तो जब आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप थर्ड ईयर के बाद से क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, वो वहाँ के ही लैंग्वेज में बात करेंगे आपसे। तो अब यहाँ पे अगर आपको नहीं आएगा तो वहाँ के आप पेशेंट से क्या बातें करोगे? आप समझ नहीं पाओगे कि वो बोल क्या रहे हैं। तो इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर से लैंग्वेज की कोर्स करवाई जाती है ताकि आप वहाँ के लोकल लोगों से बात कर पाओ, प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ एक सही कंसल्टेंसी को भी चूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही कंसल्टेंसी चूज़ नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ मिसगाइड हो जाए और आप एक बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो। तो वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने पॉइंट की। तो सो लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिविंग। लिविंग कंडीशन में क्या होता है कि लिविंग कंडीशन में मुझे बहुत सी इंक्वायरी आती है कि मैम लिविंग कंडीशन में हमें क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है एंड हमें यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है। अब आप वहाँ पे आपसे भी पहले मतलब लाख से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अभी वहाँ पे अपना अलग अलग कोर्स में, जैसे अभी एमबीबीएस ही नहीं उसके अलावा अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेके वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस में मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो आपका हॉस्टल वगैरह होता है ना, उसमें आपके सेंट्रलाइज हीटर लगे होते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे आपके जो कपड़ा वगैरह होता है आपका, वो वहाँ के ही अकॉर्डिंग बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको वहाँ के अकॉर्डिंग ही हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है।
तो यहाँ पे आपको देखिए, आप ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रहने के लिए जा रहे हो हमेशा, आपको भी वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हो तो वहाँ से 6 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको इंडिया ही आना है, तो एडजस्ट तो थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा। तो बहुत यहाँ पे क्या है कि ऐसे मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि उनको रहते-रहते वहाँ पे आदत हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है बजट। सबसे पहले अगर आप एमबीबीएस इन रशिया को चूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे अफोर्डेबल फ़ी है और आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एक पेरेंट्स हैं, नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी रशिया में ना पूरी फर्स्ट ईयर की फ़ी जो होगी पर ईयर यहाँ पे, वो होगी ओनली 2,50,000। अगर आप इसे इंक्लूड करेंगे पूरे 6 ईयर तक, तो 6 ईयर में आपका ओनली 15 लाख जाएगा। मतलब सबसे मिनिमम जो होता है ना, मैं वो आपको बता रही हूँ, सबसे मिनिमम जो है ना वो आपका 15 लाख है। वो भी ये नहीं आपको पूरे 6 ईयर तक पे करना है। इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो सबसे पहले इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी रहेगी, हॉस्टल फ़ी रहेगी, मेडिकल इंश्योरेंस रहेगी एंड वीज़ा एक्सटेंशन रहेगी। ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड रहेगी ओनली 15 लाख में। और इसके अलावा अगर आपको और भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास 15 लाख को 12 सेमेस्टर में भी आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है ना, आप 6 मंथ पे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो एक पेरेंट्स भी अफोर्ड कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अफोर्ड कर सकता है 15 लाख, जिसको आपके पास ऑप्शन है सेमेस्टर का भी। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई रशिया है, रशिया तो काफ़ी अच्छी कंट्री है, मैंने आपको बताया, बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कम है बजट, और हमारे माइंड में भी ये चलता है कि अगर ये सस्ती यूनिवर्सिटी है, सस्ती कंट्री, यहाँ पे हमें करेंगे एमबीबीएस तो हमारा क्या पता कैसा होगा, हर तरह के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। बट आपको यहाँ पे मैं बता दूँ ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है, एंड ऐसा नहीं है कि अगर हम कम बजट की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, सबसे बेस्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि आप कम बजट में जा रहे हैं तो अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल सारी एनएमसी की गाइडलाइंस के रूल्स को फॉलो करती है, तो वो बिल्कुल बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी। अब हम बात करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बांग्लादेश। अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो अब हमारा आता है बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं ना, तो बांग्लादेश में भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जाना पसंद करते हैं। तो बांग्लादेश में ज़्यादातर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो जाना पसंद करते हैं जो कि कोलकाता एंड जम्मू कश्मीर से होते हैं। इनका क्या होता है कि इनका जो खाना वगैरह है वो भी सेम होता है, इनका जो लैंग्वेज है वो भी सेम होता है, तो इसीलिए ये लोग क्या है कि ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। अगर हम यहाँ के बजट की बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का जो बजट होगा वो अराउंड 40 लाख होगा। 40 लाख में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड आपको जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो भी है, यहाँ पे आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है। प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे है और आप यहाँ पे अराउंड 40 लाख में आपका बिल्कुल एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी जो 12th के बाद 1 ईयर का ही गैप होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ना कि बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो 12th आपने पास किया तो ओनली आपका 1 ईयर ही गैप होना चाहिए बांग्लादेश में एडमिशन के लिए। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, तो अगर आपने 2024 में बांग्लादेश में एडमिशन लेने का सोच रखा है और आपने 12th पास किया है, तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2023 में 12th दिया है और अगर आप सोच रहे हैं कि हम उस टाइम ले सकते हैं, तो उसके 1 बैक ईयर में आप ले सकते हैं, यानी कि 1 ईयर का ही बैक होना चाहिए, 1 ईयर से ज़्यादा बैक आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपने 2024 में एडमिशन लेकर रखा है कि मुझे एडमिशन लेना है बांग्लादेश में, तो लास्ट आपका जो मैक्सिमम है वो 2023 वाला ही +2 वाला आपका चलेगा। तो 1 ईयर का यहाँ पे ही ज़्यादा गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए आपका। नहीं तो हो सकता है कि आपकी जो फ्यूचर है वो सिक्योर ना हो, एंड आपको बहुत से ऐसे कंसल्टेंट है ना जो वो आपको फोर्स करेंगे कि नहीं आपका एडमिशन हो जाएगा, आप प्रोसेस करवा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो हो सकता है कि जब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो, तो उस समय क्या होगा कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर आप ना एडमिशन लोगे और ना कहीं के रहोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो ये जो गैप है ना, वो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने नेक्स्ट जो है वो है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान भी बहुत ही अच्छी कंट्री है और कज़ाकिस्तान में भी काफ़ी स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं। कज़ाकिस्तान का जो अराउंड आपका बजट जाएगा वो जाएगा यहाँ पे आपका 30 लाख।
अगर आप कज़ाकिस्तान को चूज़ करते हैं तो कज़ाकिस्तान में अराउंड आपका 30 लाख जाएगा। 30 लाख जाएगा। 30 लाख में आपकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होगी, लाइक आपका ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन में सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो अराउंड 30 लाख में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कज़ाकिस्तान को भी चूज़ कर सकते हैं। कज़ाकिस्तान में भी आपका फॉर्मेलिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होता है। तो कज़ाकिस्तान भी काफ़ी अच्छी कंट्री है और ये एनएमसी के गाइडलाइंस के सारे रूल्स को फॉलो कर रही है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्री के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, माय नंबर इज शोइंग ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।